हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। तो हमने कल अपनी पिछली वीडियो में प्रिक्विजिट्स का मीनिंग और उसके टाइप्स को देखा था कि उसकी क्या क्या टाइप्स होते हैं। आज हम उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टाइप आता है प्रिक्विजिट टैक्सेबल इन ऑल केसेस। इसमें जितने भी प्रिक्विजिट्स आएंगे वो सारी की सारी उनकी जो अमाउंट होएगी वो टैक्सेबल होएगी। इसमें कोई भी एग्जाम्पल चक्कर नहीं होगा। सबसे पहले आता है रेंट फ्री एकोमोडेशन, कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाता है, मतलब कि रहने के लिए जगह प्रोवाइड करवाता है। पहले हमने अलाउंसेस में पढ़ा था हाउस रेंट अलाउंस, तो कि वो अपने हाउस रेंट का उसका जो अलाउंस देता था, इसमें वो उनको रेंट फ्री एकोमोडेशन प्रोवाइड करवा रहा है, रहने की जगह प्रोवाइड करवा रहा है। तो अगर अलाउंस है तो वो अलग है, और अगर वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करवा रहा है तो वो अलग है। इन दोनों को हमें मिक्स नहीं करना है। तो चलो हम इसको अब डिस्कस करते हैं। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन जो है वो दो टाइप्स के एम्प्लॉयज़ को मिलता है। पहला गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी वो दो तरह से मिलता है, कि या तो एम्प्लॉयर का वो खुद का हो, या मतलब कि कंपनी का खुद का हो, या फिर वो उन्होंने रेंट पे लेने के बाद एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाया हो। अब सबसे पहले आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। अगर उसका हाउस जो उसको अनफर्निश प्रोवाइड किया गया है तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो भी अमाउंट डिटरमाइन की जाएगी वो उसके हाउस की अमाउंट होएगी और वो टैक्सेबल होगी। और अगर हाउस उसको फर्निश प्रोवाइड करवाया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो अमाउंट डिटरमाइन की है वो तो होगी होगी, और ऐड कर देंगे उसमें 10% पर एनम ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। और अगर हमने कॉस्ट ऑफ फर्नीचर मतलब कि अगर फर्नीचर हमने हायर किया है तो वो हायर चार्जेस आ जाएंगे, या फिर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड करेंगे, और उसमें से हम लेस कर देंगे अमाउंट पेड और पेएबल बाय एम्प्लॉय। तो कि अगर कोई एम्प्लॉय ने अमाउंट पे किया है तो अब हम इसको लेस क्यों करते हैं, कि अगर हमारे को टैक्सेबल अमाउंट हम एम्प्लॉय की निकाल रहे हैं तो हमारे को टोटल पता चल जाए कि उसकी कितनी टैक्सेबल है। तो अगर उसने कोई ऑलरेडी पे किया है तो हम उसको लेस कर देते हैं। इसके बाद हमारी अकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगी। ये केस था हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। अब कई बार हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम अपने अलाउंसेस और रिक्विजिट जो हमारे को मिल रही हैं हमारे लिए टैक्सेबल क्यों है। तो अगर हमारे को कोई हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कुछ अलाउंस या फिर रिक्विजिट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, या हमारी पर्सनल जो भी हमारे को कुछ रहने जैसे कि रहने की ही कोई सुविधा प्रोवाइड करी जा रही है, या कोई हमारे को कुछ भी फैसिलिटीज़ पर्सनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही जा रही हैं, तो वो हमारे लिए हमारी इनकम का पार्ट हुआ, और वो हमारे को हमारी सैलरी के साथ मिल रहा है। तो अगर वो हमारा मतलब इट मीन्स वो हमारे सैलरी का पार्ट हुआ, तो अगर वो हमारे को सैलरी के साथ मिल रहा है तो वो हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होना चाहिए, इसलिए वो हम इस हेड में टैक्सेबल कर रहे हैं। अब इसमें हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको अगर अनफर्निश मिल रहा है या फर्निश मिल रहा है तो उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए एकोमोडेशन की। अब हम अपने नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने पहले ये देखा था कि अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो या तो कंपनी का जो खुद ने उन्हें एकोमोडेशन ऑन कर रखी है वो प्रोवाइड करवा देते हैं एम्प्लॉय को, या फिर वो रेंट पे लेने के बाद एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले कि हम ये सोचते हैं कि एकोमोडेशन जो है वो एम्प्लॉयर मतलब कि कंपनी की खुद की है। तो अगर एम्प्लॉयर की खुद की एकोमोडेशन है तो फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को किस तरह से एकोमोडेशन प्रोवाइड करी जाएगी, मतलब कि नॉन एकोमोडेशन किस तरह से एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा। तो अगर वो एम्प्लॉय जो है वो ऐसी जगह जॉब कर रहा है, उस सिटी में जॉब कर रहा है जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा की है, तो वो 15% ऑफ सैलरी जो है वो उसकी टैक्सेबल होगी अगर उसका अनफर्निश है। अगर फर्निश है तो 15% ऑफ सैलरी तो होगी होगी, प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, या फिर अगर फर्नीचर जो है हायर किया तो हायर चार्जेस उसके साथ में ऐड हो जाएंगे। अब आता है सेकंड पॉइंट, जिसमें कि अगर एम्प्लॉय की जो जॉब है वो ऐसे सिटी में लगी जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से 25 लाख तक के बीच में है, तो उस केस में 10% ऑफ सैलरी जो है एम्प्लॉय की वो टैक्सेबल होगी अनफर्निश के केस में। और अगर उसका जो एकोमोडेशन वो फर्निश है तो हम 10% ऑफ सैलरी के ऐड कर देंगे 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, या फिर हायर चार्जेस जो भी होंगे। बेसिकली हम इसमें 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर अगर हमारे को क्वेश्चन में प्रोवाइड है तो हम वही ऐड करते हैं।
मोस्टली हमारे को क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ही प्रोवाइड की जाती है, इसलिए मैंने इसमें हायर चार्जेस नहीं लिखे हैं, इसलिए मैंने इसमें 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ही लिखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि अगर एम्प्लॉय की जॉब ऐसी सिटी में लगी है जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, या फिर कोई ऐसी जगह पर लगी है कि जहाँ पर ये कोई मतलब कि पॉपुलेशन वाला मैटर है ही नहीं, तो उस टाइम पर उसकी 7.5% जो है सैलरी वो टैक्सेबल होगी। अगर उसका होम जो है अनफर्निश है, और अगर फर्निश है तो 7.5% ऑफ सैलरी ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का 10%। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि अगर जो एकोमोडेशन है वो रेंट पे एम्प्लॉयर ने पहले लिए, उसके बाद एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाया है, तो उस सिचुएशन में 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो टैक्सेबल होगा अनफर्निश की क्या कहते हैं केस में। और अगर हाउस जो है वो फर्निश है तो वो लेस वाली अमाउंट तो होगी ही होगी, साथ में कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का 10% भी ले लेंगे। और उसके बाद अब हमारा मेन पॉइंट इसमें रह गया कि चाहे अगर हाउस जो है अनफर्निश है चाहे चाहे फर्निश हो, तो अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय ने पे की है तो हम उसको लेस कर देंगे, हमारी एक्चुअल जो वैल्यू है एकोमोडेशन की वो आ जाएगी। अब इस केस में सैलरी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो बेसिक सैलरी तो है ही है, और अगर बेसिक सैलरी में हमारे को क्वेश्चन में ये प्रोवाइड करवा रखा है कि कोई एडवांस है या कोई एरियर है, तो हम उसको बेसिक सैलरी में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद वैसे तो इंक्लूड होगी बेसिक सैलरी में, पर हम रेंट फ्री एकोमोडेशन को करते हुए इसमें वो एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं। उसके बाद डियरनेस पे, अब हमारे को पता ही है डियरनेस पे क्या है कि अगर कोई हमारा अलाउंस का कोई पार्ट बन जाता है बेसिक सैलरी का तो वो हमारा डियरनेस पे कहलाता है। और फिर हमारा डियरनेस अलाउंस अगर अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या रिटायरमेंट बेनिफिट में दे रखा है तो वो भी आ जाएगा। कोई भी टैक्सेबल अलाउंसेस जो भी हैं वो भी आएंगे। बोनस मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, अब इसमें कमीशन कोई भी मिले, चाहे टर्नओवर पर मिले जाए उसको, कोई भी कमीशन मिल रहा है वो सारे टाइप्स के कमीशन इसमें आएंगे। या कोई भी पेमेंट उसको कैश में की गई है तो वो भी सारी इसमें आएगी। तो सैलरी में क्या क्या आ गया, बेसिक सैलरी, डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके बाद टैक्सेबल अलाउंसेस, बोनस, कमीशन, एनी अदर पेमेंट इन कैश। तो ये था हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन का एक पार्ट। अब इसमें 3-4 पार्ट और है, पर पहले हम इस पार्ट के क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम अपने सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं। इसमें हमारे को बताया गया है कि जो श्री बिशन नारायण जी हैं वो एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है आगरा के, मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। उनको गवर्नमेंट ने एक फर्निश बंगलो प्रोवाइड करवाया है, और उनकी सैलरी जो है वो ₹1,20,000 पर मंथ की है। जो उस बंगलो का एज पर गवर्नमेंट रूल जो रेंट है वो ₹2,000 पर मंथ है, पर जो उसका फेयर रेंटर वैल्यू है वो ₹17,500 पर मंथ है। उनको साथ में फर्नीचर प्रोवाइड करवाया जा रहा है ₹1,70,000 का। हमारे को रेंट फ्री हाउस की जो है वैल्यू निकालनी है फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। तो अब हम कैसे निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, रेंट वैल्यू एज पर गवर्नमेंट रूल। अगर हमारे को गवर्नमेंट एम्प्लॉय की निकालनी है, अब ये फर्निश वाला केस आ गया, तो सबसे पहले एज पर गवर्नमेंट रूल क्या उन्होंने अमाउंट डिटरमाइन की है, 2,000 पर मंथ है तो 2,000 इंटू 12 24,000। उसके बाद ऐड कर देंगे कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का 10%, तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर 1,70,000 है, इंटू में 10% उसका 17,000, टोटल हो गया हमारा 41,000। ये हमारी रेंट फ्री फर्निश हाउस की वैल्यू आ गई, और ये उसकी रेंट फ्री एकोमोडेशन की टैक्सेबल अमाउंट है। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारा, इसमें हमारे को बता रहे हैं कि कंपनी ने रेजिडेंशियल एकोमोडेशन अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाया। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से हमारे को उसकी एकोमोडेशन की वैल्यू निकालनी है। तो फेयर रेंटर वैल्यू दे रखी है एनुअली 70,000, और उसकी सैलरी दे रखी है 6 लाख। अब उन्होंने पहले पॉइंट में दे रखा है कि द हाउस इज सिचुएटेड इन अ सिटी हुज पॉपुलेशन इज मोर देन 25 लाख। तो हमने वो सबसे पहले नॉन गवर्नमेंट का जो किया था पहला पार्ट, उसमें क्या था कि अगर उसकी 25 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो हम 15% ऑफ सैलरी लेते हैं। अब इन्होंने हमारे को ये नहीं बता रखा कि कॉस्ट ऑफ फर्नीचर नहीं दे रखी, इट मीन्स वो अनफर्निश वाला केस हो गया। तो सबसे पहला पार्ट देखो, कंप्यूटेशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, 15% ऑफ सैलरी कितना हुआ, 6 लाख का 15% 90,000, ये हमारी रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू आ गई। सेकेंड पार्ट में उन्होंने बोला है द हाउस इज सिचुएटेड इन ए सिटी हुज पॉपुलेशन इज लेस देन 10 लाख। तो हमने थर्ड पार्ट किया था कि जिसकी 10 लाख से कम पॉपुलेशन होती है उसमें हम 7.5% ऑफ सैलरी लेते हैं। तो देखो हमने इसमें 7.5%
ऑफ सैलरी ले रखे हैं 6 लाख का 7.5% 45,000 हमारी रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू आ गई 45,000। ये हमारी हमने जितनी भी दोनों क्वेश्चंस में अमाउंट निकाली है ये टैक्सेबल अमाउंट है हमारी। अब हमारा एग्जाम्पल थर्ड आता है कि इसमें उन्होंने बता रखा है कि एक कंपनी ने अपना हाउस जो है पहले रेंट पे लिया और उसके बाद अपने एम्प्लॉय को अलॉट कर दिया। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से हमारे को वैल्यू निकालनी है रेंट फ्री एकोमोडेशन की, टैक्सेबल अमाउंट निकालनी है उस एम्प्लॉय के लिए। मतलब कि अब उन्होंने दे रखा है कि रेंट पेड फॉर द ईयर 60,000 है, सैलरी जो है वो 5 लाख की है, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दे रखा है 60,000 और रेंट जो है वो एम्प्लॉय ने भरा है, मतलब कि एम्प्लॉय से चार्ज किया गया है सैलरी के उससे पर मंथ 1000। तो अब हमारे को कंप्यूटेशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर हमारे को ये केस होता है कि अगर मतलब कि एम्प्लॉय को पहले उसको रेंट पे लिया गया उसके बाद एम्प्लॉय को अलॉट किया गया है तो उस केस में 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट जो भी लेस होता है वो लेते हैं। तो इस 15% ऑफ सैलरी कितना है 75,000 और एक्चुअल रेंट कितना है 60,000। तो जो कम होगा वो लेंगे, तो 60,000 कम है हमने वो ले लिया। उसमें हमारे को कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइड करवा रखा है उसका 10% ले लेंगे, 60,000 है तो 10% 6,000 आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा था ना कि अगर एम्प्लॉय से कुछ चार्ज किया गया तो हम उसको लेस करेंगे, तो पर मंथ उसको 1,000 चार्ज किए गए हैं तो हम उससे 12,000 लेस कर देंगे तो हमारी एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए। तो यही था बस इसमें आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड अगर आपको मेरे लिखे हुए नोट चाहिए तो आप मेरी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। माय ईमेल आईडी graduationplay756@gmail.com। थैंक यू।